हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो रहेंगे वो डिस्कस करूंगी। तो आइए आज का सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों इसके बारे में जो है आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अभी इनके द्वारा रिसेंटली ही डिस्कशन की गई है कि कैसे हमने बेसिक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। स्पेशली जो रिफ्यूजीज हैं हमारी कंट्री में और जो असाइलम्स सीकर्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, उनके बेसिक राइट को प्रोटेक्ट करना है हमने ह्यूमन राइट्स को। तो यहाँ पे इनके द्वारा एक डिबेट डिस्कशन की गई है। अगर अपनी कंट्री की बात करें, स्पेसिफिक लॉ कोई कोई नहीं है रिफ्यूजीज से रिलेटेड, असाइलम्स जो सीकर्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 भी साइन नहीं किया गया। रिफ्यूजी एंड असाइलम सीकर्स आर एंटाइटल टू द राइट्स इन आर्टिकल 14, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में आपको देखने को मिलेंगे 12 से 35 तक, ठीक है। उसी में ही आपको आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, एंड आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री के द्वारा कोई भी स्पेसिफिक लॉ यहाँ पे नहीं बनाया गया है। अगर बात करें इंडिया में जो रिफ्यूजी पॉलिसीज हैं वो क्या क्या है, ठीक है भी है, अगर है तो वो क्या क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इंडिया जो है, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की, स्पेशली रिफ्यूजी पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो है जो रिफ्यूजीज से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है पास्ट ईयर में। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री के द्वारा 1951 का जो कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन, और 1967 का जो प्रोटोकॉल है वो भी साइन नहीं किया गया, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है रिफ्यूजीज के प्रोटेक्शन को लेके, ठीक है। इसी के अलावा फॉरेनर एक्ट 1946 का ये भी फेल होता दिखा, जब रिफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम थी हमारी क्लास में, हमारी कंट्री में देखने को मिली, स्पेशली जो रोहिंग्या कम्युनिटीज थी जो म्यांमार कंट्री से हमारी कंट्री में भी एंटर की गई, ठीक है। उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फेल होती दिखी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये केस निकल के आया, जहाँ पे बात की गई कि जितने भी रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, ऑल राइट्स टू अवेलेबल सिटीजन, जितने भी सिटीजन के जो राइट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। पर्सन इंक्लूडिंग अगर फॉरेन सिटीजन्स भी है, ठीक है, उनका भी राइट है, राइट टू इक्वालिटी हनन नहीं करना है, राइट टू लाइफ भी मेंटेन करके चलना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो केस निकल के आया 1996 का। उसी के अलावा आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, ये भी बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। तो राइट टू लाइफ का जो बेसिक राइट है, ठीक है, तो वो नहीं छीना है, चाहे वो रिफ्यूजी हो चाहे वो फॉरनर हो, ठीक है। रिसेंट पास्ट ईयर में अगर देखें तो नेबर कंट्री से बहुत सारे जो है इलीगल माइग्रेंट हमारी कंट्री में आए, ठीक है, जैसे म्यांमार से, ठीक है। और इसी के साथ-साथ जो बेटर अपॉर्च्युनिटी थी, स्पेशली इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी जो है वो भी कम देखने को मिली उनके लिए। मिसयूज़ किया गया एंटी नेशंस एंड टेररिस्ट एंड क्रिमिनल जो एलिमेंट्स देखने को मिले, उसका भी मिसयूज़ किया गया। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी हुआ इसी के कारण हमारी कंट्री के ऊपर। लेजिस्लेशन के एब्सेंस होने के कारण कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचता कि कैसे हम लोगों ने रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। रोहिंग्या कम्युनिटीज की बात करें, जो रेखाइन स्टेट जो है म्यांमार का, वहां से निकल के आए हमारी कंट्री में भी बहुत सारे म्यांमार से आए रेखाइन, जो रेखाइन स्टेट से रोहिंग्या कम्युनिटीज थी, ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटीज है, तो उनके काफी ज्यादा जो बेसिक राइट है उनका हनन हुआ, ठीक है। तो इंडियन आर्यन जो एथनिक ग्रुप है ये रेखाइन स्टेट में म्यांमार से निकल के आया। यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन कन्वेंशन राइट कन्वेंशन है वो भी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे से चले। फॉरेन एक्ट और इंडियन जो पासपोर्ट एक्ट है, ठीक है, उसको भी इसी के साथ लेके जो है डील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, और इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस भी पास्ट ईयर में भी पूछे गए एग्जाम्स में, और आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये वॉच डॉग है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स जो है हमारी कंट्री में उसका कहीं हनन तो नहीं हो रहा, ठीक है।
उसकी निगरानी रखते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया 12 अक्टूबर 1993 में, और इसी दिन 12 अक्टूबर को हम नेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं अपनी कंट्री में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अमेंडमेंट किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2006 का, एंड ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2009 में भी अमेंडमेंट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट इसी के साथ पेरिस प्रिंसिपल्स जो हैं उसको साथ लेके यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया इसका। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन पेरिस अक्टूबर 1991 में सारी चीज़ें देखने को मिली, और जनरल असेंबली के द्वारा यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारी कंट्री में यहाँ पे न्यू बॉडी बना दी गई। मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स इसका पार्ट देखने को मिलते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 जो है वो अदर मेंबर्स देखने को मिलते हैं। पर्सन जो है, अगर कोई चेयरमैन है, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा एज अ चेयरमैन। ओके, चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बट रिकमेंडेशन रहती है 6 मेंबर कमेटी की। उन 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन कौन होगा। तो प्रेसिडेंट जो है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद जो मेंबर होंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, ठीक है, वो इसके मेंबर होंगे। और इसी के साथ यूनियन होम मिनिस्टर भी इस कमेटी का पार्ट होंगे। तो ये कमेटी जो है, याद रखिएगा कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं इसमें। उसके अलावा बात करें चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं, ये टर्म जो इनकी रहती है 3 इयर्स की रहती है अंटिल 70 इयर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ये रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को, एनी मेंबर ऑफ द ऑफिस, अगर कोई सर्कमस्टेंसेस देखने को मिले। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो थे रंगनाथ मिश्रा, एंड प्रिजाइडिंग एग्जीक्यूटिव थे के.जी. बालाकृष्णन। करंट एग्जीक्यूटिव जो है आज के टाइम में वो है अरुण कुमार मिश्रा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो 1 डे एग्जाम हो। ठीक है, 1 डे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आज के टाइम में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, दैट इज अरुण कुमार मिश्रा। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे थे, दैट इज रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस आपके यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री का एक ऐसा स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और इसका बॉर्डर जो है चाइना कंट्री के साथ टच करता है। तो चाइना जो है हमेशा क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है वो हमारा है। तो चाइना जो है उसकी हरकतें कभी भी सुधरती नहीं है, हमेशा दूसरे की जो लैंड रहती है उस पर क्लेम करने का काम करता रहता है। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना कंट्री की बॉर्डर जो है वो टच करता है, म्यांमार का टच करता है। ठीक है, तो म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच करने वाली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी अरुणाचल प्रदेश है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड, असम, ठीक है, भूटान बॉर्डर टच करता है इसको। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे अभी सेलिब्रेट किया गया, 36th स्टेटहुड डे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का सेलिब्रेट किया गया, जिसके उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को विशेष दी। ओके, 55th अमेंडमेंट जब आया 1986 में, उसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश को 24th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन का यहाँ पे घोषित किया गया। 20 फरवरी 1987 में ये पिक्चर में आया। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था, उस ड्यूरेशन से लेके 1972 तक स्टेट जो है इसको नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटल एजेंसी बोला जाता था, अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद 1972 में 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर इसका रीनेम किया गया एज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ साथ जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर इसका रीनेम किया गया अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पहले क्या बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटल एजेंसी बोला जाता था इसको। ठीक है, उसी के साथ 1986 में एक्ट लाया गया, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। इसी एक्ट के तहत
अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से एज अ स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें, स्टेट जो है इसको कहाँ से एग्जीक्यूट किया गया, यानी कि कहाँ से इसको सेपरेट किया गया, कौन सी स्टेट से सेपरेट किया गया, वो किया गया असम से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1987 में असम स्टेट से अरुणाचल प्रदेश को सेपरेट करके एक न्यू स्टेट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इन दी वेस्ट अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो टच करता है वेस्ट साइड में भूटान। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्लाइड बताई थी मैप में। ठीक है, तो वेस्ट में जो है भूटान, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के भूटान कंट्री जो है इसका बॉर्डर टच करती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नॉर्दर्न एरिया जो है, तो चाइना कंट्री के साथ इसका बॉर्डर जो है वो टच करता है। साउथ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो नागालैंड, म्यांमार एंड साउथ वेस्टर्न रीजन फॉल्स ऑफ असम। ठीक है, डेमोग्राफी रीजन की बात करें तो कैपिटल जो है अरुणाचल प्रदेश की आज के टाइम में क्या है, ईटानगर है। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट, यानी कि टोटल लिटरेसी रेट जो है इसका सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो वह 65% 65.38% है मेल पढ़े लिखे, और अगर फीमेल की बात करें तो वो है 57.70%। ठीक है, लिटरेसी रेट जो है, ठीक है, 72.55% है टोटल। ओके, तो सेक्स रेशियो की बात करें तो स्टेट की वो है 938 फीमेल है 1000 मेल के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि टोटल 1000 मेल है, उसमें 938 आपको फीमेल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा बात करें, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब्स भी पाई जाती है। ठीक है, टोटल 26 मेजर ट्राइब्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें आपको 100 सब ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, अबाउट 65% पॉपुलेशन जो है अरुणाचल प्रदेश की, उन पॉपुलेशन में आपको 65% ओनली ट्राइब्स ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें ऑक्यूपेशन के बारे में, मोस्टली जो पॉपुलेशन है स्टेट की बहुत ज़्यादा डिपेंड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर, स्पेशली झूम कल्टीवेशन के ऊपर। झूम कल्टीवेशन यानी कि एक देखिए एक प्रॉपर लैंड है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे पेड़ है। ठीक है, इन पेड़ को काटेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। खेती करने के बाद ये हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि जो फसल की कटाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ज़मीन रहेगी, जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसको जला देंगे। फिर न्यू यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक न्यू लैंड ढूंढेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर खेती करेंगे, फिर जलाएंगे। दैट इज झूम कल्टीवेशन। ठीक है, तो स्पेशली मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और झूम कल्टीवेशन यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अदर कल्टीवेशन की बात करें जो कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि पटैटोज। ठीक है, तो पटैटोज की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें, जैसे कि पाइन एप्पल, एप्पल, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर में आपको देखने को मिलेंगे फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी, स्टेट एनिमल, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, मिथुन है, जिसको गयाल बोला जाता है। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। उसके अलावा यहाँ पे देखिए दिहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व है। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज अरुणाचल प्रदेश के, जैसे नामदफा नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क, सीसा ऑर्चिड सेंचुरी, दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पाके टाइगर रिजर्व, ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज इसको रटिएगा नहीं। ठीक है, तो जब भी नेशनल पार्क न्यूज़ में रहे, बस उसी को ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, सारे नेशनल पार्क्स बिल्कुल नहीं रखने आप लोगों को। ओके, अदर ट्राइब्स की बात करें, यहाँ पे मोनपास, नियाशीज, आपातानी आपातानी ट्राइब यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। तो ऐसा क्या करते हैं, जैसे नाक में, कान में, ऐसी मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी है, ठीक है, ये छिदवा लेते हैं। तो ये क्या रहता था कि पुराने टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं ये आपातानी ट्राइब्स। ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या रहता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनको फोर्सफुली ले जाते थे। ठीक है, तो अपनी खूबसूरती को बदसूरत बनाया गया इनके द्वारा, ताकि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए ऐसी जो है चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको आपातानी ट्राइब्स बोलते हैं। नोक्टेस एंड शेदुक पेंस। ठीक है, तो ये अनदर ट्राइब्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है, मैचअप्स के लिए आ जाता है कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है, या फिर पेयर्स पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने सारी चीज़ें जो हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे चाइना कंट्री का बॉर्डर टच करता है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार।
अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो म्यांमार की जो कंट्री के बॉर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेट बॉर्डर जो है वो टच करता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ मिज़ोरम का भी जो है स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया। रिसेंटली ही 36th स्टेटहुड डे जो है मिज़ोरम का यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है? मिज़ोरम की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिज़ोरम सिचुएटेड है, म्यांमार की बाउंड्रीज़ को टच करती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश की कंट्री जो है, ठीक है, बांग्लादेश की नहीं करती है, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मणिपुर है, असम है और त्रिपुरा की बाउंड्रीज को टच करती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मिजोरम की ओर। मिजोरम का हम स्टेटहुड डे जो है इसको एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हाल ही में ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा मिजोरम के लोगों को विशेष दी गई 36th स्टेटहुड डे जो 20 जनवरी को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फॉर्मलाइजेशन की बात करें मिजोरम स्टेट की, ठीक है, 20 फरवरी 1987 में ये स्टेट जो है पिक्चर में आया, जो 53rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1986 के तहत। अब बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, द मिजो हिल जो है, ठीक है, तो ये लुसाई हिल्स बोला जाता था विद इन असम में, ठीक है। कब? जब टाइम ऑफ था क्या, इंडिपेंडेंस का, ठीक है। 1954 में रीनेम इसको किया गया एज अ मिजो हिल। कहाँ से ये न्यू स्टेट निकल के आया? ये भी असम से निकल के आया, जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो है वो भी असम का ही पार्ट था, ठीक है। मिजोरम जो है इसको स्टेटस दिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी 1972 में, ठीक है। एक अकॉर्ड साइन किया गया, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो थी पहले मिजोरम, ठीक है, इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया 1986 में आफ्टर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट मिजोरम पीस अकॉर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एमएनएफ। एमएनएफ क्या बोल पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पे अभी, यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में, ठीक है। ये तीनों पार्टीज के ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था ये, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। अब पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है म्यांमार और बांग्लादेश भी टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बांग्लादेश की बाउंड्री भी म्यांमार को टच करती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा बात करें स्टेट बॉर्डर जो कौन-कौन से टच करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में त्रिपुरा, नॉर्थ में असम एंड नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर। डेमोग्राफी डिवीजन की बात करें तो मिजोरम पॉपुलेशन जो है 2022 के हिसाब से तो 1.27 मिलियन है। सेकंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट है ये हमारी कंट्री का आफ्टर सिक्किम के बाद, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करें 975 फीमेल है पर 1000 मेल पे, यानी कि 943 आप देख सकते हैं नेशनल। लिटरेसी रेट की बात करें तो टोटल है यहाँ पे लिटरेसी रेट 91.58%, ठीक है, तो टोटल है 74.04, ओके। बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसको सिफर बोला जाता है, 2021 में मिजोरम जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर यहाँ पे पाया गया, ठीक है। अप्रोक्स देखें तो 84.53% यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो, ठीक है। स्टेट एनिमल जो है मिजोरम का वो है साजा, सैरो जिसको बोलते हैं। स्टेट बर्ड है वावू, जिसको ह्यूम बालेट प्लीजेंट बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धामपा टाइगर रिजर्व, मुरलीन नेशनल पार्क, पोवंगपुई नेशनल पार्क, नेगमपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज है जो मिजोरम में सिचुएटेड है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब हम ट्राइबल्स की बात कर लेते हैं। मिजोरम में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, जैसे नाइशी ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, आपातानी ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक है। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मीजो यानी कि मीजो जो है ये कंसिस्ट करते हैं 5 मेजर एंड 11 माइनर ट्राइब्स, जिसको अवाजिया बोला जाता है। 5 मेजर ट्राइब्स में इंक्लूडेड है लुशई, रातले, हैमर, पाइथे एंड पावी ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती हैं। मीजोस जो है ये एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस करती है झूम कल्टीवेशन, जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया, ठीक है, जिसको स्लैश एंड बर्न सिस्टम बोला जाता है कल्टीवेशन का। फेस्टिवल एंड डांस की बात करें, मिजो जो है इनके 2 मेन फेस्टिवल है, मीमकुट एंड छपचरकुट, ठीक है। तो यहाँ पे बैम्बू जो है, बैम्बू स्टिक से यहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता है, स्पेशली मिजो ट्राइब्स के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है,
मिजोरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ती है, यहाँ पे जो आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक जो सेक्टर कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। किसको दिया गया है? वो है महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे दिया गया है ये अवार्ड, जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज अवार्ड। ठीक है, महारत्न कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, इसको अवार्ड दिया गया, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली कोल इंडिया के द्वारा रिसीव किया गया ये ऑनर एट द एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंडिया जो इंडस्ट्री चैम्बर है, एसोचैम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोलकाता में ये जो था ऑर्गेनाइजेशन, कोलकाता में यहाँ पे करवाएगी। नेम जो है कोल इंडिया के चेयरमैन मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, तो इनको ऑलरेडी टॉप 40 लिस्ट में रखा गया है, जो मोस्ट सीईओज हैं हमारी कंट्री के, जो रिलीज किया गया था जनवरी 2022 में बाय द वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्टअप लेंस के द्वारा। उसके अलावा विनय जो रंजन है, जो डायरेक्टर है एंड पर्सनल एंड इंडस्ट्री रिलेशंस कोल इंडिया के, ठीक है, इनको फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक है, इंडियाज 100 ग्रेट पीपल जो मैनेजर्स हैं उसमें। ठीक है, 2021 में ये लिस्ट जो है ये निकल के आई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एक इंडियन गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग कंपनी है, रिफाइनिंग कॉरपोरेशन है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल आज के टाइम में कौन है ये बताइएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसके कोल इंडिया लिमिटेड के कहाँ पे है? कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये वर्ल्ड में भी। ठीक है, और महारत्न है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और साथ ही साथ 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारी कंट्री में, यानी कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर काम करते हैं, यानी कि 2,72,000 एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे। ठीक है, फाउंड इसको किया गया कब? कोल इंडिया लिमिटेड को 1975 में किया गया, अप्रोक्स 47 ईयर्स अगो। प्रमोद अग्रवाल जो है आज के टाइम में इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसोचैम के बारे में, यानी कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारी कंट्री की। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है और एडवोकेसी ग्रुप है, जो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में यहाँ पे जो है ये बात की जाती है, जो भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है आज के टाइम में वो है विनीत अग्रवाल। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। फाउंडर यानी कि किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया, वो थे निरंजन हीरानंदनी। ठीक है, फाउंड किया गया इसको 1920 में। सेक्रेटरी जनरल आज के टाइम में दीपक सूद हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एसोचैम के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। तो एसोचैम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो प्लीज फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक बुक निकल के आई है, बुक यहाँ पे पब्लिश हुई है, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ वो जो है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये बुक यहाँ पे अभी रिलीज हुई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऑथर है उमा दास गुप्ता। ठीक है, स्पेशली जो वर्क किया गया था श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी के पॉइंटर वर्क किया गया था रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर बेस्ड ये बुक है, जो उमा दास गुप्ता के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। पब्लिश किसके अंडर की गई है? नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल रिलीज। ठीक है, इनके द्वारा ये पब्लिश की गई है। बुक जो है इसमें नोबल लिटरेट जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, स्पेशली इनके द्वारा जो विलेज में वर्क किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, जो विश्व भक्ति इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में इस्टेब्लिश की गई थी 1922 में, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और यूनिवर्सिटी टाउन भी बोला जाता है इसको, जो सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा अब हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कलकत्ता में हुआ, 7 मई 1861 में हुआ। ठीक है, इनको रेफर किया जाता है, यानी कि इनको बोला जाता है गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि बोला जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये बंगाली पोइट थे, नॉवलिस्ट भी थे, पेंटर भी थे, और ये हाईली इन्फ्लुएंस थे स्पेशली हमारा जो इंडियन कल्चर है उससे। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज का लिटरेचर की फील्ड में, क्योंकि इनके द्वारा बेहतरीन वर्क किया गया गीतांजलि जो इनकी नॉवल थी। ठीक है, गीतांजलि के लिए ही इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, स्पेशली लिटरेचर की फील्ड में। और ये फर्स्ट थे नॉन यूरोपियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, और फर्स्ट इंडियन भी थे। इन 1950 में टैगोर जी को फिर से अवार्ड दिया गया, कौन सा? नाइटहुड का। किसके द्वारा? ब्रिटिश जो किंग जॉर्ज 5 थे उनके द्वारा। फिर 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसको देख के काफी ज्यादा हर्ट हुए ये। ठीक है,
तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ये जो है जलियांवाला बाग जो है मैसेकर, ठीक है? तो कई ज़्यादा जो है कई लोगों ने अपने जो टाइटल्स हैं वो वापस दे दिए इसके चलते, ठीक है? तो इनके द्वारा भी ये जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1919 में, तो नाइटहुड का जो अवार्ड जो इनको दिया गया था ये भी इनके द्वारा वापस कर दिया गया, ठीक है? ये ऑल्सो फिलोसोफर थे, एजुकेशनलिस्ट थे। 1921 में इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो गुड फ्रेंड थे महात्मा गांधी, ठीक है? तो महात्मा जो टाइटल दिया गया महात्मा गांधी जी को, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। नेशनल एंथम जो है 2 कंट्रीज़ के लिए, इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए, ठीक है? इंस्पायर जो ये थे सैलोनीज़ स्टूडेंट, ठीक है? तो जो हमारा जो नेशनल एंथम है किसके द्वारा लिखा गया है? इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी उनके द्वारा, ठीक है? तो कंपोज़ भी किया गया था जो साइलोन्स जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है? तो नेशनल एंथम टू श्रीलंका, ओके। यहाँ पे बात की जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन जो होगा 2023 में होगा, ठीक है? हमारी कंट्री में, ओके। मुंबई जो है यानी कि हमारी कंट्री होस्ट करने जा रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये हेल्ड होगा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, ठीक है? लास्ट जो सेशन हुए थे इंडिया में कब हुआ था? 1983 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। 2022 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन है ये बीजिंग चाइना में हेल्ड हुआ, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स में आपको देखने को मिले चाइना में, ठीक है? नीता अंबानी जो है ये रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी हमारी कंट्री की तरफ से, ठीक है? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।